हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज चेटी चंड का पर्व है, साथ ही नवरात्रा स्थापना हो चुके हैं। तो सभी व्यूवर्स, देखने वाले मेरे सभी सब्सक्राइबर, आप सभी को नवरात्रा के इस पावन पर्व के प्रारंभ की आपको शुभकामनाएं। साथ ही चेटी चंड पर्व की भी आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं वीडियो के माध्यम से। ईश्वर आपके जो भी लक्ष्य हैं, उद्देश्य है, जिनको लेकर के आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान आपके सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करे और जल्द ही आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। ठीक है, एक बार पुनः मैं आप जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है? ओके। अभी अपन शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा विषय है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय का अपन अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय जो कि विद्यार्थियों सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो कोई किसी भी राज्य की, चाहे वो एच टेट हो, चाहे पी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो या फिर राजस्थान टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, सभी पात्रता परीक्षाओं में जो है मनोविज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। और जितने भी आपके सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें भी मनोविज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। तो मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करना एक शिक्षक के लिए बेहद ही आवश्यक है। इसीलिए मनोविज्ञान विषय को जो है सभी भर्तियों के अंदर, शिक्षक भर्तियों के अंदर इसे शामिल किया गया है। जैसा कि आपको पता है, अपना ये जो बैच है मनोविज्ञान विषय से संबंधित, ये पूरा पूरा हम रीट को, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो अपकमिंग वैकेंसी है राजस्थान में आने वाली, उसको टारगेट करके जो है अपन मनोविज्ञान के सभी टॉपिकों को क्रम वाइज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। पहली यूनिट बाल विकास से संबंधित है, जिसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। 17 से 18 वीडियो लेक्चर उसके मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाके देख लें, ताकि एक बेसिक जो नॉलेज है मनोविज्ञान को लेकर के जो एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्लियर हो जाए। तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें, 17-18 वीडियो है। बिल्कुल डिटेल के अंदर विस्तृत रूप से परिचर्चा की है मैंने उन वीडियो लेक्चर के अंदर। हालाँकि वो वीडियो लेक्चर पीपीटी के माध्यम से पढ़ाए गए हैं, इस प्रकार व्हाइट बोर्ड के माध्यम से नहीं पढ़ाए गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पीपीटी के माध्यम से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा और स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी और लिखित में आपको वहाँ पर वो मैटर भी एक जगह आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये सोच कर के मैंने वो बनाए थे, लेकिन कई विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं सर, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से क्लासरूम की फीलिंग आती है, तो आप व्हाइट बोर्ड पर ही जो है वीडियो शूट कीजिए। तो अब जो अपनी जो सेकंड यूनिट अपन पढ़ रहे हैं, पहली यूनिट आपकी रीट को लेकर के, पहली जो यूनिट है वो बाल विकास से संबंधित थी, जो अपन ने पढ़ ली है। सेकंड यूनिट अपन ने स्टार्ट की है अधिगम, और अधिगम के 2 से 3 वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अधिगम का अर्थ है, उसकी विशेषताएँ हैं, अधिगम की परिभाषाएँ हैं, ये सारे हमने पहले वीडियो लेक्चर में जाने थे। सेकंड जो वीडियो लेक्चर था वो आपके थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित था, जिसका भी हमने पूरे डिटेल में विस्तार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और उसके बाद में आईपी पावलो का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, उसको भी अपन पढ़ चुके हैं, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, और भी अधिगम से संबंधित बहुत सी बातें हैं जिन्हें अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे ऐसा लगा कि आपको अधिगम के सिद्धांत करवाने ज़रूरी है, क्योंकि इन सिद्धांत को लेकर के बहुत से प्रश्न आते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इनको पहले पढ़ रहे हैं। उसके बाद में और भी अधिगम से संबंधित और भी काफ़ी चीज़ है जो अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। तो 2 अपन सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, और दूसरा आईपी पावलो का जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर आप इसे कहें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख लें, ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे। बहुत सी शब्दावली है, शब्द मनोविज्ञान से संबंधित शब्दावली है, उसके बारे में मैंने उन सिद्धांत के साथ ये बता दिया है, ताकि एक आपकी बेसिक जो समझ है वो मनोविज्ञान को लेकर के डेवलप हो जाए। ठीक है? इसके अलावा भी मैं बहुत से ट्रिक के वीडियो लेकर आऊँगा। अभी अपन कोर्स कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ एक बार आपको कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। उसके बाद में ट्रिक्स को लेकर के, परिभाषाओं को लेकर के, और जो सिद्धांत दिए हैं उनको लेकर के, जो जहाँ भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इस तरह की ट्रिक्स के साथ में भी अपन मनोविज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं बीच-बीच में छोटी-छोटी शॉर्ट वीडियो जो है ट्रिक्स से संबंधित भी लेके आऊँगा।
तो आप उनका अध्ययन करना, निरंतर जुड़े हुए रहिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें अच्छा लगता है तो, साथ ही कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है? तो आइए आज का सिद्धांत अपन शुरू करते हैं। अधिगम का एक और सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं और उस सिद्धांत के बारे में अपन जान लेते हैं विद्यार्थियों कि वो सिद्धांत कौन सा है। आज जो हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वो भी विद्यार्थियों अनुबंधन से ही संबंधित है और थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से कहीं ना कहीं वो संबंध रखता है। हालांकि इन दोनों से एक नए टाइप का सिद्धांत है ये, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं ये संबंध रखता है। और इस सिद्धांत का नाम है, तीसरा सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं और इस सिद्धांत का नाम है विद्यार्थियों क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन कह दे, अनुक्रिया कह दे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया? सबसे पहले हम प्रवर्तक की बात कर लेते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, देने वाले कौन है। इस सिद्धांत को देने वाले अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। इस सिद्धांत को देने का श्रेय जो है हम देते हैं अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है B.F. स्किनर। क्या नाम है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है B.F. स्किनर। इनकी बहुत सी परिभाषाएं भी आती है, तो काफी महत्वपूर्ण विद्वान है ये। आधुनिक अनुबंधन के जनक भी कहलाते हैं ये, आगे बात करेंगे अपन। तो B.F. स्किनर इन्होंने बहुत सी परिभाषाएं भी दी है मनोविज्ञान को लेकर के और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है विद्यार्थियों इन्होंने, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया B.F. स्किनर ने? ये सिद्धांत इन्होंने लगभग 1938 में और एक 1943 के अंदर प्रयोग किए थे इन्होंने। हालांकि 1938 के अंदर इन्होंने ये जो है ये सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। ठीक है, 1938 और 1943 डैश लगाना है अपने को, सॉरी कोमा लगाना है, डैश नहीं लगाना। हाँ, 1938 में ये सिद्धांत इन्होंने दे दिया था। 1943 में इन्होंने एक और प्रयोग किया था, दो प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था, दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर के ऊपर किया था। ठीक है ना? तो जो पशु, जिस पशु के ऊपर इन्होंने ये प्रयोग किया, मैंने आपको बताया कि अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को सर्वप्रथम किसी न किसी पशु के ऊपर लागू किया गया, पशु के ऊपर उस परीक्षण को किया गया और जब पशु के द्वारा उस परीक्षण में सफलता प्राप्त कर ली गई तो फिर उस सिद्धांत को जो है मनुष्य के ऊपर लागू कर दिया गया और इन मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा मनोविज्ञान ने ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो पशु कौन सा है? पशु है विद्यार्थियों, जिस पशु के ऊपर या जिस पक्षी के ऊपर इन्होंने ये अपना प्रयोग किया था इस सिद्धांत से संबंधित, वो पशु या पक्षी है चूहा। चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, लेकिन आपके जो B.F. स्किनर है इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया है? चूहे पर प्रयोग किया है। 1938 के अंदर तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और फिर एक बार और इन्होंने 1943 के अंदर एक प्रयोग और किया और वो किस पे किया? कबूतर पर किया। दोनों की बात करेंगे अपन। पहले चूहे पर प्रयोग किया है, उसके बाद कबूतर पर प्रयोग किया है और करने वाले, इस प्रयोग को करने वाले विद्वान कौन है? ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। पूरा नाम भी अगर आप लिखना चाहो तो B.F. स्किनर यानी ब्यूरस फ्रेडरिक पूरा नाम है इनका। एक पेपर देखा था मैंने, सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा था, उसमें फुल फॉर्म भी पूछ रखी थी, है ना? तो कई बार अपने को ध्यान होना चाहिए, फुल फॉर्म के भी इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। एक ही प्रश्न देखा था मैंने ऐसा जिसमें फुल फॉर्म पूछी हुई थी। ठीक है, J.B. वाटसन की पूछी हुई थी, जॉन ब्रॉडस वाटसन जो कि व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, उनकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही आपको कहता आ रहा हूँ कि मनोविज्ञान विषय जो है वो रटंत नहीं है, रटने से संबंधित नहीं है। इसमें ज़्यादा तथ्यों को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ज़्यादा सन वगैरह भी आपको ध्यान में नहीं रखने है। ये एक बेनिफिट है इस विषय का। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये पूरा का पूरा ये जो विषय है ये कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कहीं भी इसको तथ्यों को रटने की और कहीं भी आंकड़ों को याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी इस तरह के प्रश्न मनोविज्ञान में नहीं आते हैं, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, पशु की बात कर ली, चूहे पे प्रयोग किया और कबूतर पे इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था। अब देखिए, अब विद्यार्थियों ये थोड़ा सा एक परिचय था B.F. स्किनर के बारे में। अब अपन जो है इन्होंने जो प्रयोग किया है उस प्रयोग की बात कर लेते हैं कि इन्होंने प्रयोग की विधि किस तरह से अपनाई और अपना प्रयोग किस तरह किया इन्होंने। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1938 के अंदर चूहे पर प्रयोग किया था
चूहे पर प्रयोग के अंदर कहते हैं पहला प्रयोग, पहला प्रयोग विद्यार्थियों इन्होंने चूहे पर किया था, पहला प्रयोग चूहे पर किया। इन्होंने अपना प्रयोग देखिए किस प्रकार किया। इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो इस तरह किया कि एक पिंजरा लिया, इन्होंने एक पिंजरा बनाया, पजल बॉक्स जिसको आप कह सकते हैं। जिस तरह थॉर्नडाइक ने बिल्ली के लिए पिंजरा बनाया था, इसी तरह से इन्होंने भी चूहे के लिए एक पिंजरा बनाया जिसे बार प्रेस ऑपरेटर कहते हैं। इस पिंजरे को जो है, इसका नाम है बार प्रेस ऑपरेटर, बार प्रेस ऑपरेटर, बार प्रेस ऑपरेटर। बार का मतलब क्या होता है? छड़ी होती है, डंडी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर, इस पिंजरे के अंदर भी क्या था, एक लीवर लगा हुआ था। यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से एक कटोरी सी बनी हुई थी जिसमें आकर के भोजन गिरता था, और भोजन जो है वो यहाँ से इस तरह से गिरा करता था, भोजन यहाँ से निकल के भोजन गिरता था। और यहाँ पे इस जगह मान लीजिए चूहा बैठा है, ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे चूहा बैठा है, ये इस तरह से चूहा था सामने, और यहाँ पर जो है एक भोजन की कटोरी या थाली थी जिसमें आकर के भोजन गिरता था। और यहाँ पर इस पिंजरे के अंदर ही जो है एक तरफ यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था विद्यार्थियों। इस लीवर को ही जो है बार कहते हैं। बार मतलब छड़ी होती है, डंडी होती है, तो यहाँ भी एक डंडी जैसा, डंडी नुमा अंदर लीवर लगा हुआ था। और प्रेस यानी कि इसको प्रेस करना, इसको दबाएगा, चूहा दबाएगा, और इसको दबाएगा लीवर को, जब क्या होगा, इसको भोजन प्राप्त होगा। तो इस तरह से इन्होंने प्रयोग किया था। भूखे चूहे को इन्होंने जो है इस पिंजरे के अंदर डाला, और चूहे ने काफी देर तक इस पिंजरे के अंदर उछल कूद मचाई, इधर उधर भागा, दौड़ा, कूदा। क्यों? क्योंकि भूखा था। किसकी आवश्यकता थी? भोजन की आवश्यकता थी। तो अनायास ही इस चूहे का जो पैर है वो इस लीवर के ऊपर गिर गया, ठीक है। और लीवर के ऊपर गिरने से क्या हुआ कि लीवर के ऊपर गिरने से इस नलकी से भोजन आकर के थाली में गिर गया। इस थाली में या प्लेट में जो निश्चित स्थान बनाया हुआ था भोजन के लिए, उसमें आकर के जो है भोजन गिर गया, और चूहे ने उस भोजन को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से चूहे को भोजन मिल गया। भोजन जो मिला वो पूर्ण नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं है कि चूहे को भरपेट मिल गया, थोड़ा सा खाना मिला उसको। एक बार प्रेस करने से थोड़ा सा खाना मिला, चूहे की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। तो चूहे ने, कहते हैं कि उसके बाद और उछल कूद मचाई, और उछल कूद मचाई, तो फिर से इसका पैर इस लीवर पर गिरा और फिर से भोजन मिल गया इसको। फिर उछल कूद मचाई, फिर से लीवर पर पैर गिरा और फिर से भोजन मिल गया। तो इस तरह से चूहे ने जो है कई सारे प्रयास किए, और कहते हैं कि अंतिम जो प्रयास थे चूहे के, उन प्रयासों के अंदर चूहे को पता चल गया कि इस लीवर को दबाने से भोजन मिलेगा। तो चूहे ने सीधा इस लीवर को दबाया और भोजन को प्राप्त कर लिया, यानी कि चूहा सीख गया। और सीखना ही क्या है? अधिगम है। सीखना ही क्या है? अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन है। तो चूहा जो है सीख गया, इसीलिए इसको अधिगम का सिद्धांत माना गया, और अधिगम के इस सिद्धांत को जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया गया और बालकों पे इसको लागू किया गया, ठीक है। तो इस तरह से चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया बार प्रेस ऑपरेटर के माध्यम से। अब इनका दूसरा प्रयोग देखिए, दूसरा प्रयोग है वो इन्होंने कबूतर पर किया। किस पे किया? कबूतर पे किया। कब किया? 1943 के अंदर किया, 1943। और ये कब किया? 1938। इस तरह से दो प्रयोग किए इन्होंने। 1943 के अंदर इन्होंने जो है कबूतर के ऊपर प्रयोग किया। तो कबूतर के ऊपर जब इन्होंने प्रयोग किया तो वो प्रयोग भी कुछ इस तरह का था। कबूतर को एक पिंजरे के अंदर डाला गया, और एक कबूतर के सामने जो है इसी तरह से एक भोजन की थाली या कटोरी रखी गई, और ऊपर से इसी तरह से नलकी का कीपनुमा एक यंत्र कोई लगाया गया, और कबूतर को एक निश्चित स्थान पर चोंच मारनी थी। उस निश्चित स्थान पर कबूतर चोंच मारता, तब उसको भोजन मिल जाता, यानी कि उस थाली में आकर के जो है उसको भोजन गिर जाता और कबूतर उस भोजन को खा लेता। इस तरह से कबूतर की भूख शांत हो जाती। तो ये प्रयोग भी इन्होंने कबूतर के ऊपर कई बार किया। चित्र बनाऊं क्या? चित्र की कहाँ जरूरत है, वैसे ही समझ गए आप, चूहे वाले इससे समझ गए आप, है ना। तो कबूतर चोंच मारेगा और लीवर दबेगा, लीवर दबने से भोजन आकर थाली में, कटोरी में गिरेगा, कबूतर भोजन को प्राप्त करेगा, और इस तरह से कबूतर बार बार चोंच मार करके और भोजन को प्राप्त कर लेगा। यानी कि कबूतर भी क्या हो गया? सीख गया। क्या क्या सीख गया? कबूतर सीख गया कि उसे भोजन किस तरह प्राप्त करना है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति उसे कैसे करनी है, ये चीज कबूतर सीख गया, ठीक है। और सीखना ही क्या है? अधिगम है, बार बार कह रहे हैं। उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, जो अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रयोग इन्होंने किए और दोनों प्रयोग इनके सफल हो गए।
और इन सफल प्रयोग होने की वजह से ही जो है आपके स्किनर जो है, इन्हें आधुनिक अनुबंधन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? स्किनर के बारे में नोट लगा के लिख लेना आप, नोट लगा के लिख लेना। आधुनिक अनुबंधन के पिता कहलाते हैं। आधुनिक अनुबंधन, आधुनिक अनुबंधन के पिता, आधुनिक अनुबंधन के पिता या जनक जो है वो कौन कहलाते हैं? स्किनर कहलाते हैं। तो प्राचीन अनुबंधन के जनक कौन है? आपको पता होना चाहिए, पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आईपी पावलो, जिनके सिद्धांत का नाम प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत था, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? आईपी पावलो है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? आईपी पावलो है। तो प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत का उल्टा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, इसीलिए इनको जो है आधुनिक अनुबंधन का क्या कहलाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक अनुबंधन के जनक कौन है? आपके बीएफ स्किनर है। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, उन उपनामों की अपन बात कर लेते हैं, और उपनामों के साथ ही मैं आपको जो इस सिद्धांत का जो एक नाम का जो अर्थ है वो भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। तो इसको मिटा लेते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं। यहीं लिख देता हूं मैं इसके उपनाम। इस सिद्धांत के उपनाम अपन लिख लेते हैं विद्यार्थियों कि इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम जानने के बाद में फिर जो उपनामों के अर्थ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि ये सिद्धांत आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए उपनामों में देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहते हैं। इसे जो है इसे आधुनिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक अनुबंधन के जनक जो है वो स्किनर है, इसलिए आधुनिक अनुबंधन का सिद्धांत भी ये कहलाता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्यों कहा गया, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। पहला इसका नाम जो है क्रिया प्रसूत। देखिए क्रिया के पश्चात क्रिया प्रसूत, प्रसूत का मतलब एक क्रिया संपन्न हो गई उसके बाद में अगली क्रिया संपन्न होना क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत कहलाता है। एक क्रिया संपन्न की, उसके बाद में आपको उस क्रिया के बदले में क्या मिल गया? उस क्रिया के बदले में आपको उसका परिणाम मिल गया, आपको पुनर्बलन मिल गया। जैसे मान लीजिए क्लासरूम के अंदर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो किसी बच्चे से आपने प्रश्न पूछा और उस बच्चे ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया, तो आप उसको क्या करेंगे? पुनर्बलित करेंगे। आप उसको कहेंगे शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को पुनर्बलन देंगे, ताकि वो बच्चा आगे भी इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए क्या रहे? तत्पर रहे। तो यहीं पर यहाँ यही बात हो रही है कि क्रिया प्रसूत यानी कि किसी और क्रिया को करने के लिए पहले एक क्रिया को करना, उसे कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। जैसे इसमें चूहा जो है, चूहे ने भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या क्रिया की? लीवर को दबाया। भाई लीवर को दबाया तभी तो भोजन मिला उसे। तो चूहे ने क्या की है? अपनी तरफ से क्रिया की है। और प्रसूत, क्रिया प्रसूत यानी क्रिया के बाद, प्रसूत का मतलब है बाद में, क्रिया के बाद में, क्रिया के बाद में परिणाम क्या मिला उसको? उसको परिणाम मिला भोजन, भोजन रूपी उद्दीपक उसको जो है बाद में प्राप्त हो गया। थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत के अंदर तो बिल्ली के सामने मछली थी और मछली की गंध से बिल्ली जो है उस भोजन को प्राप्त करने के लिए ललायित हो गई और उछल कूद मचानी शुरू की उसने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए चूहे के सामने कोई उद्दीपक नहीं है, नहीं है ना उद्दीपक, किसी प्रकार का उद्दीपक नहीं है। चूहा इस लीवर को दबाएगा यानी कि क्रिया करेगा, और लीवर को दबाने के बाद में इसके सामने परिणाम के रूप में उद्दीपक उपस्थित होगा। एक तरह से आप उसको पुनर्बलन कह सकते हो कि चूहे को पुनर्बलन मिलेगा और चूहा उस भोजन को खा लेगा। चूहे को पुनर्बलन मिल गया कि हाँ भाई, मैं अगर इस लीवर को दबाऊंगा तो मुझे भोजन की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। तो चूहा बार बार जो है इस लीवर को दबाएगा और भोजन को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अच्छा, इसी सिद्धांत को जो है विद्यार्थियों उपनाम की बात करते हैं अपन, तो इसके साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं इसको। इसका नाम है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। उसके अलावा इस सिद्धांत का एक और उपनाम है जिसे कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक, नैमित्तिक अनुबंधन, इसे जो है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी विद्यार्थियों कहा जाता है।
ठीक है। उसके अलावा बात करें इसकी, इसे आरएस थ्योरी भी कहते हैं, आरएस थ्योरी, इसको आरएस थ्योरी भी कहा जाता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं। क्रिया प्रसूत का मतलब आप समझ गए। अब देखिए साधनात्मक अनुबंधन को समझिए कि एक्चुअल में साधनात्मक अर्थ सबका एक ही है। भाई सिद्धांत एक है तो अर्थ भी सबका एक ही है। ये उपनाम सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। भाई पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ही पूछे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, जरूरी नहीं है। वहां पर आपको पूछ सकते हैं कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं नैमित्तिक अनुबंधन होता क्या है। तो ये क्या है, ये पर्यायवाची है, अर्थ सबका एक ही है, जो मैंने अभी आपको स्पष्ट किया। अब देखिए साधनात्मक अनुबंधन का मतलब क्या है। साधना, साधना करते हुए देखा है आपने, आपने बगुले को देखा होगा किस तरह से एक टांग पर खड़ा होकर के तालाब के अंदर, पानी के अंदर साधना करता है। वो क्यों करता है, किस लिए करता है, ताकि उसको मछली प्राप्त हो जाए। मछली उसे दिख नहीं रही है, लेकिन वो एक टांग पे खड़ा है और जैसे ही अंदर मछली की हलचल होगी वो तुरंत मछली को पकड़ लेगा, ठीक है। तो यही क्या है, ये साधनात्मक अनुबंधन है, उस बगुले का उस मछली के साथ में अनुबंधन हुआ है। वहां हमने पावलो के सिद्धांत के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से कुत्ते का घंटी के साथ में अनुबंधन हो गया था। हुआ था ना, घंटी के साथ में कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, कुत्ता लार गिराने लगा, कुछ समय बाद में घंटी बजते ही लार गिरनी स्टार्ट हो गई। तो वहां पर कुत्ता अनुबंधित हो गया था किसके साथ में, घंटी के साथ में। यहां पर क्या है, यहां पर अनुबंधन तो हो रहा है लेकिन सामने उद्दीपक नहीं है। ये बात समझने वाली है कि सामने उद्दीपक नहीं है, वहां तो उद्दीपक था। एक तरह से घंटी अपने आप में उद्दीपक थी, अस्वाभाविक उद्दीपक थी। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, उसको देख करके कुत्ता लार गिरा रहा था, उसको सुन करके कुत्ता लार गिरा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ये सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का, स्किनर का, इसमें कहीं पर भी उद्दीपक सामने मौजूद नहीं है। ये बात समझने की है। क्रिया कर रहा है पहले और क्रिया करने के बाद उद्दीपक प्रस्तुत हो रहा है, किसके रूप में, पुनर्बलन के रूप में उसको जो है उद्दीपक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये सिद्धांत, इसीलिए इसको साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा, मैंने आपको कहा क्रिया प्रसूत यानी एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया। तो देखिए कई काम ऐसे होते हैं जीवन में जिनको करने के लिए हमें जो मुख्य काम है उसको करने के लिए पहले छोटा सा काम करना पड़ता है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, हुँ? और उस बच्चे को आप कहेंगे कि जा दुकान से जा कर के कोई सामान लेकर के आ। तो वो क्या कहेगा? वो आपके सामने क्या शर्त रखेगा? वो शर्त रखेगा कि मैं सामान जब लेके आऊँगा, जब आप मेरे को खाने के लिए टॉफ़ी दोगे। आप मेरे को खाने के लिए फलाँ चीज़ जो घर में रखी है, वो मुझे दोगे, तब मैं वो काम आपका करूँगा। तो आपका मुख्य उद्देश्य तो दुकान भेज कर के उससे सामान मँगवाना था, लेकिन उसने आपके सामने शर्त रखी कि मैं ये काम तभी करूँगा जब आप मुझे फलाँ चीज़ दोगे। आप मुझे साइकिल चलाने के लिए दोगे, आप मेरे को खेलने के लिए टाइम दोगे या फिर आप मेरे को जो है मोबाइल फ़ोन दोगे चलाने के लिए, ठीक है? तो ये सब शर्त रख रहा है वो। तो अब आप उससे काम करवाने के लिए क्या करेंगे? उसकी शर्त को मानेंगे और उसे टॉफ़ी, चॉकलेट या साइकिल जो भी देना है, पहले आप उसे वो देंगे और देने के बाद वो क्रिया करेगा और जाकर के वो दुकान से सामान लेकर के आएगा। ठीक है? तो यानी कि उस चॉकलेट, टॉफ़ी के रूप में आप उस बच्चे को क्या दे रहे हो? पुनर्बलन दे रहे हो आप उसको। वो पुनर्बलित हो गया आपकी टॉफ़ी, चॉकलेट लेकर के कि हाँ, अब मैं ये काम आपके लिए कर दूँगा और फिर वो उस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर भी चूहा जो है, इस लीवर को दबाने से भोजन मिलने पर क्या हो गया? पुनर्बलित हो गया, उसे पुनर्बलन मिला और फिर उसने इस क्रिया को बार-बार दोहराया और इस क्रिया को बार-बार दोहराने से वो क्या हो गया? सीख गया, यानी कि अधिगम संभव हो गया। ठीक है? समझ में आ गई? तो साधनात्मक अनुबंधन का मतलब आप समझ गए। इसके अलावा भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें बहुत सी कमांड देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कंप्यूटर सीधा ही स्टार्ट हो गया। कई बार कंप्यूटर में आपको कई कीबोर्ड के बटन हैं वो दबाने पड़ते हैं, तब जाके कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, उस बटन को प्रेस कर रहे हो कंप्यूटर के कीबोर्ड के। इसका मतलब आपने क्या की है, एक क्रिया की है और उस क्रिया के फलस्वरूप अब कंप्यूटर जो है स्टार्ट हुआ है और अब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले आपको क्या मिला है, पुनर्बलन मिला है उस रूप में, उस स्विच को दबाने के रूप में, उस कीबोर्ड के बटन को दबाने के रूप में आपको पुनर्बलन मिला है और वो पुनर्बलन मिलने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट हो गया और अब आप क्या है, उस पे अच्छे से काम कर पा रहे हैं। ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे, साधनात्मक अनुबंधन बोलेंगे। चलिए अगला देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन।
नैमित्तिक, नैमित्तिक का मतलब है निमित्त। भाई किसी भी काम को करने का कोई ना कोई निमित्त होता है। अभी मैंने जैसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे को आप दुकान भेजोगे, टॉफी चॉकलेट दोगे तभी वो जाएगा, तो उसका निमित्त क्या है? काम को करने का कोई ना कोई निमित्त होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? आपसे टॉफी या चॉकलेट प्राप्त करना। तब वो क्या कर रहा है? उस काम को कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो चूहे का निमित्त क्या है? चूहे का निमित्त है भोजन को प्राप्त करना, और भोजन को प्राप्त करने के लिए ही वो क्रिया कर रहा है, वो लीवर को बार बार दबा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। आरएस थ्योरी विद्यार्थियों से क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए हमने थॉर्नडाइक का जो नियम पढ़ा था, उस नियम का एक नाम बताया था मैंने आपको, एस आर थ्योरी। एस आर, एस का मतलब स्टिमुलस, एस का मतलब क्या था? स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि हिंदी में बोले तो उद्दीपक, और आर का मतलब क्या था विद्यार्थियों? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया। रेस्पॉन्स को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुक्रिया कहेंगे। तो जो थॉर्नडाइक ने जो अपनी थ्योरी दी थी, अपना जो सिद्धांत दिया था, उसका नाम था एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी था, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने बिल्कुल उलट दिया है। किसने? आपके आपके बीएफ स्किनर। इन्होंने अपने सिद्धांत में इस एसआर थ्योरी को उलट दिया है और इसको नाम क्या दे दिया है? आरएस थ्योरी नाम दे दिया है। आरएस थ्योरी नाम क्यों दे दिया है ये भी आप समझ गए होंगे। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी इसलिए दिया क्योंकि थॉर्नडाइक की बिल्ली के सामने क्या मौजूद था? उद्दीपक मौजूद था, और उद्दीपक के रूप में क्या थी? मछली थी। पहले मछली की गंध बिल्ली के नाक में आई, और उस गंध को जो है गंध को देख कर सुनकर, मतलब सॉरी, गंध जो उसके नाक में आई, तो उस स्मेल को अनुभव करके बिल्ली ने क्या कर दिया? उछल कूद मचानी शुरू कर दी पिंजरे के अंदर, और उछल कूद मचाई तो उसे क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत एसआर थ्योरी कहलाता है। यहां पर इन्होंने इसको बिल्कुल उलट दिया है। इसमें उद्दीपक सामने नहीं है, बार बार आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, उद्दीपक चूहे के सामने नहीं है। चूहे ने पहले प्रतिक्रिया करी है, इसीलिए प्रतिक्रिया करी है तो पहले रेस्पॉन्स, अपनी तरफ से क्रिया की है चूहे ने क्रिया की, उछल कूद मचाई, और उछल कूद मचाने के बाद लीवर पर पैर गिरा और भोजन प्राप्त हो गया। भोजन के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? स्टिमुलस, उद्दीपक प्राप्त हुआ है, और भोजन प्राप्त करने के बाद वो पुनर्बलित हो गया और फिर से उस क्रिया को उसने करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है? आरएस थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने, स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को क्या कर दिया? बिल्कुल उलट दिया। आरएस थ्योरी इसको नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ये कहा है कि पहले क्रिया करेगा बालक, और बालक क्रिया करने के बाद में जब क्रिया का परिणाम सकारात्मक आएगा तो फिर वो उस क्रिया को बार बार करना चाहेगा, और उस कार्य में वो क्या कर लेगा? सफलता प्राप्त कर लेगा, और बच्चा जो है वो सीख जाएगा, उसे अधिगम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम सीखने की बात कर रहे हैं और जब हम कह रहे हैं कि एक बच्चा क्रिया करेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने थॉर्नडाइक के नियम पढ़े थे 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 3 नियम मैंने बताए थे आपको। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने 3 तो मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। 3 जो मुख्य नियम थे उसमें थे आपके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है विद्यार्थियों, उस नियम को जो है किसने अपना लिया? स्किनर ने अपने सिद्धांत के अंदर अपना लिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में ग्रहण किया, और अपने इस सिद्धांत का नाम क्या दे दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दे दिया। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, प्रभाव के नियम को अपनाया स्किनर ने, ये भी आप लिख लेना। स्किनर ने जो है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को अपनाया। प्रभाव का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम कहता है कि अगर कोई बालक किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने से अगर परिणाम सकारात्मक मिलते हैं, परिणाम कैसे मिलते हैं? परिणाम अगर सकारात्मक मिलते हैं तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए अग्रसर होता है, उस कार्य को बार बार करने के लिए अग्रसर होता है, और इस तरह से बालक सीख जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्किनर भी क्या कर रहे हैं? स्किनर भी यही कह रहे हैं कि चूहा लीवर को दबा रहा है और दबाने से उसे भोजन प्राप्त हो रहा है,
तो भोजन प्राप्त होने से उसे पुनर्बलन मिल रहा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए चूहा इस लीवर को बार-बार दबाएगा और भोजन को प्राप्त कर लेगा। ठीक है? तो ये विद्यार्थियों प्रभाव के नियम से जो प्रेरित है, कौन? आपके स्किनर थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से प्रेरित है और इसीलिए इन्हें जो है आधुनिक अनुबंधन का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो एक एसआर थ्योरी थी जो थॉर्नडाइक की दी हुई, उसको बिल्कुल उलट करके प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है? तो एकदम नई चीज़ इन्होंने प्रस्तुत की थी, क्योंकि अपन ने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा और अपन ने जो है पावलो का सिद्धांत पढ़ा। दोनों ही सिद्धांतों में उद्दीपक सामने उपस्थित था। लेकिन देखिए इनके इस सिद्धांत में उद्दीपक सामने उपस्थित नहीं है। ठीक है ना? अब आप ये मत पूछना सर उद्दीपक क्या होता है? क्योंकि ये मैं चीज़ें पहले बता चुका हूँ पीछे। हर क्लास में बार-बार रिपीट करना ठीक नहीं है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, ताकि आगे की क्लास को समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है? तो ये हमने जो है इनका सिद्धांत से संबंधित जो कुछ पर्यायवाची इनके नाम थे, उपनाम थे, वो अपन ने पढ़ लिए, इनका प्रयोग अपन ने पढ़ लिया है। और अब जो है विद्यार्थियों, अपन स्किनर के द्वारा जो पुनर्बलन के प्रकार दिए गए हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं कि स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार दिए हैं। आप अगर इसको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन स्किनर के जो पुनर्बलन के प्रकार हैं वो थोड़ा जान लेते हैं कि स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, हाँ देखिए स्किनर के अनुसार पुनर्बलन के प्रकार, हेडिंग डालेंगे आप, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन के प्रकार। हाँ देखिए स्किनर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्यार्थियों पुनर्बलन की बात कही है और पुनर्बलन देने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि क्लास में टीचर चाहे सकारात्मक पुनर्बलन दे चाहे नकारात्मक दे, पुनर्बलन देना जरूरी है। ठीक है ना? जैसे सकारात्मक के अंदर तो मैंने आपको बताया कि टीचर जो है, बच्चा अगर सही उत्तर दे रहा है तो सकारात्मक पुनर्बलन के अंदर टीचर जो है इस तरह से संकेत के माध्यम से भी इशारा कर सकता है, चेहरे से हल्की स्माइल दे करके, या फिर वो बोल करके कि हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, इस तरह से सकारात्मक पुनर्बलन दे सकता है। लेकिन अगर बच्चा गलत जवाब दे देता है तो वहाँ पर टीचर कहीं ना कहीं नकारात्मक पुनर्बलन भी देता है। तो स्किनर एक पहले ऐसे विद्वान हैं जो नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर बच्चे को पुनर्बलन आप नहीं देंगे, चाहे सकारात्मक पुनर्बलन हो चाहे नकारात्मक हो, अगर आप उसे पुनर्बलन नहीं देंगे तो बच्चे को अपनी क्षमता का पता नहीं चलेगा कि वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य कहाँ तक सही है। उसे इसका नॉलेज नहीं होगा, उसे इसका ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए स्किनर ने कहा है कि आप पुनर्बलन दीजिए, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। तो देखिए स्किनर के अनुसार पुनर्बलन के प्रकारों की अपन बात कर रहे हैं कि पुनर्बलन किस तरह से दिए जाते हैं और पुनर्बलन के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए तो पुनर्बलन के प्रकारों में विद्यार्थियों सबसे पहला पुनर्बलन जो है वो है आपके सतत पुनर्बलन। पहले नाम लिख लेते हैं चारों अपन, फिर एक एक की बात करेंगे। पहला है सतत पुनर्बलन, दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, तीसरा है विद्यार्थियों अनुपात पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, और चौथा है विद्यार्थियों अंतराल पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन। ये चार प्रकार के पुनर्बलन की इन्होंने बात की है और स्किनर ने बताया है कि ये चारों प्रकार के पुनर्बलन जो है वो विद्यार्थियों को किस तरह से टीचर अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पीरियड में किस तरह से दे सकता है। देखिए सबसे पहला पुनर्बलन जो है का प्रकार है वो है विद्यार्थियों सतत पुनर्बलन। सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार पुनर्बलित करना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कई बार स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, या मान लीजिए जैसे कोई 100 मीटर की दौड़ करवा रहे हैं, है ना, या फिर कोई चम्मच दौड़ करवा रहे हैं, या फिर 3 टांग की दौड़ करवा रहे हैं।
तो इस प्रकार की दौड़ के अंदर जो टीम के खिलाड़ी होते हैं, उन टीम के खिलाड़ियों को जो टीम का कोच है या रेफरी है, वो लगातार सतत पुनर्बलन देता है। लगातार बोलता है, शाबाश, वेरी गुड, हाँ, थोड़ा ही रहा है, जीतने पर ही है, बस, 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 पहुँचने पे बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश, लगे रहो, ज़ोर से, थोड़ा ज़ोर से, बस पहुँच गए, हो गया, समय हो गया। इस तरह से टीचर जो है, वो क्या करता है, लगातार सतत रूप से कंटिन्यूअस क्या करता रहता है, पुनर्बलन देता रहता है। तो इसे हम बोलते हैं सतत पुनर्बलन। स्किनर ने कहा है इसे सतत पुनर्बलन। चलिए दूसरा देखिए, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन का मतलब क्या है? आंशिक का मतलब अंशों में, यानी छोटे-छोटे अंशों में पुनर्बलित करना, छोटे-छोटे टुकड़ों में पुनर्बलन देना, जिसे हम आंशिक पुनर्बलन बोलेंगे। जैसे रुक-रुक के पुनर्बलन देना, जिसको अपन कह सकते हैं छोटे-छोटे अंशों में। चलिए उसके अलावा अपन बात करते हैं अनुपात पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन का मतलब है कि एक अनुपात में, एक विभिन्न अनुपातों के अंदर पुनर्बलन देना, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में पुनर्बलन देना। निश्चित अनुपात में पुनर्बलन का मतलब है विद्यार्थियों कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्रिकेट के मैच के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो वहां पर आप सतत पुनर्बलन तो दे नहीं सकते। कोई 4-4 घंटे का मैच चल रहा है तो वहां पर सतत पुनर्बलन खिलाड़ियों को कैसे दोगे आप? लगातार थोड़ी चिल्लाओगे, गला बैठ जाए, खराब हो जाए गला 4 घंटे अगर आप बोलोगे तो वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर आप या तो उन खिलाड़ियों को आंशिक पुनर्बलन दोगे, छोटे-छोटे अंशों के अंदर आप उनको पुनर्बलन प्रदान करोगे, या फिर आप उनको अनुपात पुनर्बलन, यानी कि एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित समय अंतर के अंदर जो है आप उनको पुनर्बलन प्रदान करेंगे। उसको बोलेंगे अनुपात पुनर्बलन। यानी कि कोई निश्चित स्थिति ऐसी बन गई जो जिस स्थिति पर ही आप उनको जो है पुनर्बलन प्रदान करेंगे। और फिर है अंतराल पुनर्बलन। अंतराल मतलब एक समय सीमा, निश्चित निश्चित समय सीमा के द्वारा जो है उनको पुनर्बलन प्रदान करना। जैसे मान लीजिए कि रुक-रुक के किसी टाइम पीरियड में, यानी कि कोई टाइम फिक्स कर दिया किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कोई लंबी दौड़ हो रही है, तो लंबी रेस हो रही है, तो उसके अंदर आप लगातार पुनर्बलन नहीं दे सकते हो। तो एक निश्चित टाइम पीरियड है, निश्चित पॉइंट बनाए हुए हैं कि जहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं और वहाँ पर वो उन खिलाड़ियों को पुनर्बलित करेंगे। हाँ, ज़ोर से दौड़ो, हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, ये वो, वेल डन। तो निश्चित समय, निश्चित एक दायरा है जहाँ पर व्यक्ति खड़ा होकर के और उनको पुनर्बलन दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंतराल पुनर्बलन बोलेंगे। यानी कि निश्चित अंतराल के बाद पुनर्बलन देना। ठीक है? अनुपात पुनर्बलन समझ गए आप? अनुपात पुनर्बलन मतलब एक निश्चित अनुपात में पुनर्बलित करना, यानी कि एक निश्चित समय कोई समय ऐसा हो जिसमें पुनर्बलित करना। जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के अंदर ऐसे नहीं लगातार पुनर्बलित कर रहे हो आप, लगातार आप चिल्ला रहे हो, जोश दिला रहे हो खिलाड़ियों को। जब कोई चौका लग गया, कोई छक्का लग गया, उस वक्त आप जोर से चिल्लाओ, वाओ, वेरी गुड, ग्रेट, इस तरह की आप बात कह रहे हो, तो वो भी किसमें आएगा? अनुपात पुनर्बलन के अंदर आएगा। ठीक है? तो ये स्किनर के अनुसार पुनर्बलन के 4 प्रकार थे जिनके बारे में अपन ने जाना। अब विद्यार्थियों एक टॉपिक और इससे संबंधित रह गया कि स्किनर ने कुछ अनुक्रियाएं बताई है, क्योंकि अपन जो है आरएस थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमने अनुक्रिया की बात की है। तो स्किनर के अनुसार 2 प्रकार की अनुक्रियाएं होती है, उन अनुक्रियाओं की भी अपने को चर्चा कर लेनी चाहिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं स्किनर के द्वारा जो अनुक्रियाएं बताई गई हैं, उन अनुक्रियाओं की अपन बात करते हैं। स्किनर ने, आप हेडिंग डालेंगे, स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई है। कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की। अनुक्रियाएं बताई है। स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई है विद्यार्थियों। अब वो 2 प्रकार की अनुक्रियाएं कौन कौन सी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम उद्दीपक और अनुक्रिया ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एसआर थ्योरी के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्किनर ने अपने इस सिद्धांत के अंदर आरएस थ्योरी दी है। यानी कि पहले रेस्पॉन्स और उसके बाद में स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक जो है बालक के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर वो उससे पुनर्बलित होकर के आगे कार्य को करने के लिए क्या हो जाएगा? अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने अनुक्रियाओं के प्रकार बताए हैं। देखिए अनुक्रिया क्या होती है। अब एक तो अनुक्रिया और एक प्रतिक्रिया, 2 शब्द आ गए आपके सामने, दोनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अनुक्रिया और प्रतिक्रिया, क्या दोनों शब्द एक ही हैं? क्या दोनों का अर्थ एक ही है, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया? नहीं, एक नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया की बात हो रही है। प्रतिक्रिया व्यक्ति कब करता है? क्रिया के प्रति होने वाली क्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कि कोई क्रिया की गई
और उसके प्रति कोई क्रिया कर दी गई, क्रिया के प्रति क्रिया। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति के जोरदार तमाचा मारा, मुंह पे तमाचा मार दिया जोरदार, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसने क्रिया की, तमाचा मारा, तो सामने वाले ने प्रतिक्रिया क्या कर दी, उसने वापस एक खींच के लगा दिया। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, ये क्रिया के प्रतिक्रिया है जिसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। लेकिन अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया का मतलब है विद्यार्थियों, अनु यानी पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है क्रिया के आगे, अनु यानी पीछे, यानी कि किसी उद्दीपक के पीछे जो क्रिया की जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अनुक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अनुक्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अगर आज समझ गए आप शब्द का। चलिए अब अपन बात इन्हीं अनुक्रियाओं की अपन बात कर रहे हैं कि जो स्किनर महोदय है इन्होंने दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई है। कौन कौन सी है? पहली जो है वो अनुक्रिया है विद्यार्थियों प्रकाशित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया, प्रकाशित अनुक्रिया, देखो नाम से ही मालूम चल रहा है प्रकाशित। प्रकाशित यानी प्रकाश में, यानी कि जो चीज हमारे सामने है, जो उद्दीपक हमारे सामने उपस्थित है, उस उद्दीपक को देख करके हम जो प्रतिक्रिया करें वो क्या कहलाएगी? वो प्रकाशित अनुक्रिया कहलाएगी, जिसको आप एसआर थ्योरी कह सकते हो। इसको आप जो है थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी भी आप कह सकते हो। ये क्या है? एक तरह की प्रकाशित अनुक्रिया है। जैसे मान लीजिए आप गली में घूम रहे हैं या गली में आप निकले हैं और अचानक आपके सामने एक आइसक्रीम वाला आ गया। गर्मी का टाइम है, आपकी इच्छा हो गई आइसक्रीम खाने की और आइसक्रीम वाला आपके जस्ट सामने आ गया। तो आपके सामने ही जस्ट वो उद्दीपक उपस्थित है, प्रकाशित है, यानी कि आपके सामने है वो उद्दीपक। और अब आप उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो अपनी प्रतिक्रिया आप कर देंगे, आप उसे पैसे दे करके और उससे आइसक्रीम खरीद लेंगे। तो ये क्या है? ये प्रकाशित अनुक्रिया है, यानी कि जब सामने उद्दीपक उपस्थित हो और उसके प्रति आप क्रिया कर दें तो वो क्या कहलाएगी? प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। अर्थ समझ गए? दूसरा लिखें, दूसरा है उत्सर्जित अनुक्रिया। उत्सर्जित अनुक्रिया, उत्सर्जित अनुक्रिया को अपन आरएस थ्योरी भी कह सकते हैं। आरएस थ्योरी, उत्सर्जित अनुक्रिया को विद्यार्थियों आरएस थ्योरी कह सकते हैं। उत्सर्जित का मतलब है कि आपने उसका सृजन किया है, उस क्रिया को आपने सर्जित किया है, जब जाकर के वो जो है आपके अनुसार वो क्रिया की गई है। जैसे चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया तो पहले चूहे ने उछल कूद मचा के लीवर को दबाया, जब जाके उसको भोजन प्राप्त हुआ है। तो उसने क्रिया कैसी की है? उसने उत्सर्जित क्रिया की है। चूहे ने उत्सर्जित क्रिया की है अपने द्वारा जब उसको भोजन प्राप्त हुआ है। तो इसे इसे उत्सर्जित इसलिए कहते हैं क्योंकि उस चूहे ने अर्जित किया है, चूहे के सामने उद्दीपक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने उद्दीपक नहीं होता। जैसे मान लीजिए, इसको आप इस तरह समझिए उत्सर्जित अनुक्रिया को, कि मान लीजिए आपको नौकरी लगना है, कोई ना कोई नौकरी आप लग जाएंगे। आई होप, मुझे विश्वास है मेरे विद्यार्थियों के ऊपर, आप जल्द ही कोई ना कोई सरकारी सेवा में अपना स्थान पक्का कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको। हाँ, मैं आपको उत्सर्जित का मतलब समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको किसी नौकरी में सिलेक्शन लेना है और उस नौकरी में सिलेक्शन लेने के लिए आपके घर वाले, खासकर आपकी माताजी जो है, वो सबसे पहले सवामणि बोलेगी। सवामणि क्या होती है? सवामणि मतलब कि आपके 51 किलो का प्रसाद होता है, एक मण में 40 किलो होते हैं, तो सवामणि के अंदर आपके लगभग 51 किलो हो गए। तो 51 किलो का प्रसाद जो है आपकी मम्मी जी जो है वो भगवान के आगे जाकर बोल देगी, चाहे वो बालाजी हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो हनुमान जी, चाहे कोई से भी देवता हो, उनकी एक सवामणि बोल दी जाएगी। खासकर जो है बालाजी की, हनुमान जी की बोली जाती है। तो वहाँ जाकर के एक नारियल बांध के आ जाते हैं, नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके और उसको वहाँ बांध के आते हैं, सवामणि बोल देते हैं। ठीक है, और फिर इंतज़ार ये रहता है कि भाई बच्चे का कब नंबर आए, सिलेक्शन होए, तो हम जो है सवामणि वहाँ चढ़ा के आएँ, जहाँ बोल के आए हैं वहाँ पर, वहाँ प्रसाद चढ़ाएँ 51 किलो का, और फिर अपने परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदार में सबको बांटें और ये मीठा अन्न सबको हम पहुँचाएँ। तो ये क्या है? ये उत्सर्जित अनुक्रिया है, यानी कि आपके सामने जो है, अभी आपको नौकरी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन नौकरी प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने सवामणि बोल दी है, मीठा दान लोगों को खिलाने के लिए आपने ऐसा बोल दिया है, तो आप क्रिया कर रहे हैं। आप मंदिर जाके आए हैं, आप बोल कर आए हैं, आप वहाँ पर नारियल बांध के आए हैं, यानी कि आपने क्रिया की है। तो ये क्रिया कैसी है? ये क्रिया उत्सर्जित अनुक्रिया है।
इसको बोलेंगे उत्सर्जित अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपक सामने उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी आपके द्वारा क्रिया की जा रही है, तो उसे बोलते हैं उत्सर्जित अनुक्रिया। समझ में आ गई आपके? इसी को जो है स्किनर ने क्या कहा है, आरएस थ्योरी कहा है, और इसी वजह से स्किनर को आधुनिक अनुबंधन का जनक कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुबंधन तो हो ही गया है। भाई चूहे का भी तो अनुबंधन हो गया है, चूहा लीवर दबा रहा है तो चूहे का भी कहीं ना कहीं उस लीवर से अनुबंधन हो गया है कि लीवर को दबाना और भोजन को प्राप्त करना। लेकिन बिना उद्दीपक की उपस्थिति में लीवर को दबा रहा है, यानी पहले क्रिया कर रहा है और फिर उसको भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी उद्दीपक मिल रहा है। इसीलिए इसको जो है स्किनर जो है महोदय, इनको आधुनिक अनुबंधन का क्या कहा गया है, पिता कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एसआर थ्योरी को बिल्कुल पलट दिया और पलट करके अपनी नई नई थ्योरी दी, जिसको इन्होंने नाम दिया है आरएस थ्योरी। ठीक है, चलिए, तो ये स्किनर के अनुसार दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई गई थी। अब अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, ये पूरा सिद्धांत हमने पढ़ लिया है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिपीट कर लेना, पीछे जा करके दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब लास्ट जो पॉइंट है इस सिद्धांत से संबंधित, वो है इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, उस उपयोगिता की अपन बात कर लेते हैं। हाँ जी विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं स्किनर के जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, यानी कि इसका बेनिफिट क्या है, इस सिद्धांत से क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसकी अपन बात करते हैं एक करके। देखो, सबसे पहले बालकों को प्रोत्साहित करके और एक वांछित व्यवहार को विकसित करने में, बालकों को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित हो रहे हैं बालक, यानी बालकों को कोई कार्य अगर सिखाना है, कोई कार्य अगर उनसे करवाना है, तो उसके लिए पहले उनको पुनर्बलन देना पड़ेगा, उनको किसी कार्य को करने के लिए कहा जाएगा और उनको फिर पुनर्बलन के रूप में जब उसका परिणाम प्राप्त होगा तो बच्चे क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। यानी कि बच्चों की मान लीजिए परीक्षाएं आ रही है, तो परीक्षाओं से पहले जो क्लास टेस्ट लिए जाते हैं विद्यार्थियों, वो अपने आप में एक तरह का पुनर्बलन है। ठीक है, स्कूल में जो क्लास टेस्ट टीचर लेता है, उन क्लास टेस्ट में बच्चे पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं, और जब क्लास टेस्ट को देते हैं और क्लास टेस्ट का जो परिणाम आता है, तो उस परिणाम के आधार पर बच्चों को कहीं ना कहीं पुनर्बलन मिलता है कि हाँ, मैं क्लास टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं 10 में से 9 लेकर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब जो मेरे एनुअल एग्जाम होंगे या जो मेरी हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उनमें भी मैं अच्छा कर पाऊंगा। और उसके लिए फिर वो बिल्कुल पूरी पूरी तरह से जुट जाते हैं और एकदम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपने आप में क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और उनके अंदर एक तरह का एक वांछित व्यवहार ही है। भाई पढ़ने एग्जाम आपके आ रहे हैं, आपके एनुअल एग्जाम आ रहे हैं, तो उससे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये छोटे एग्जाम क्लास में लिए जाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, उस व्यवहार के प्रति अभ्यस्त हो जाएंगे और उनको पढ़ने की आदत हो जाएगी। जहाँ वो घंटा आधा घंटा पढ़ रहे थे, वहाँ वो 2-3 घंटा स्टडी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, उनमें एक वांछित व्यवहार जो है वो विकसित हो जाएगा। चलिए, दूसरा देखिए, तत्काल पुनर्बलन। स्किनर जो है विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया, स्किनर ऐसे विद्वान है जिन्होंने पुनर्बलन की बात कही है, और इन्होंने तत्काल पुनर्बलन, भाई स्किनर ने कहा कि पुनर्बलन आप नकारात्मक दें चाहे सकारात्मक दें, आपको पुनर्बलन देना चाहिए, भले ही चाहे आप नकारात्मक दो। और तत्काल पुनर्बलन देने पर यह सिद्धांत बल देता है, ये सिद्धांत कहता है कि भाई बच्चे ने जो भी कार्य किया है, क्लासरूम में टीचर बच्चे को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, और उसने जो है बच्चे से प्रश्न पूछ लिया उस टॉपिक को लेकर के, और बच्चे ने उसका जवाब दे दिया। अब वो जवाब सही दिया चाहे गलत दिया, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन टीचर को पुनर्बलित करना चाहिए, उस बच्चे को तुरंत पुनर्बलन, तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि उस बच्चे को यह पता चल सके कि एक्चुअल में वो स्टैंड कहाँ कर रहा है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो हफ्ते में, एक सप्ताह में आपकी साप्ताहिक वीकली एक टेस्ट लेते हैं वो। तो ये टेस्ट क्यों लेते हैं, ये इसीलिए लेते हैं ताकि आप जो है, आपको पता चले कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है, और आपको एक तरह का पुनर्बलन मिले। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा और आप उस कार्य को और अच्छे से करने का कोशिश करेंगे, और आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे। और अगर नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो भी आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है तो मैं और अच्छे से इसको करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यह सिद्धांत जो है वो तत्काल पुनर्बलन की बात कहता है। तीसरा देखिए, गणित और भाषा के विकास के अंदर भी जो है विद्यार्थियों, ये सिद्धांत काम करता है। गणित के विकास की अगर अपन बात करें तो गणित में देखिए, गणित के अंदर अगर मान लीजिए आपको बच्चे को जोड़ सिखानी है, बच्चे को घटा गुणा भाग सिखाना है, तो उससे पहले बच्चे को अंकों का ज्ञान होना चाहिए। भी अंकों का ज्ञान होगा, पहले हम बच्चे को जो है अक्षर बनाना सिखाएंगे,
अक्षर लिख लिख के देंगे बच्चे को और बच्चा उसके ऊपर पेंसिल चलाएगा। तो अपन क्या करवा रहे हैं उसको, उससे क्रिया करवा रहे हैं। और जब वो इन अक्षरों को बनाना सीख जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि अब ऐसा कैसा बना के दिखा, तो वो बना के भी दिखाएगा अपने को। और फिर इन अक्षरों के माध्यम से ही उसे हम काउंटिंग, गिनती सिखाएंगे, उसे टेबल, पहाड़े सिखाएंगे और पहाड़ों से ही आगे जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन जैसे कार्य जो है कर पाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चा क्या हो रहा है, पुनर्बलित हो रहा है, उसे पुनर्बलन मिल रहा है। तो गणित के विकास के अंदर जो है ये सिद्धांत क्या है, सहायक है। साथ ही भाषा के विकास की बात करें तो भाषा में भी विद्यार्थियों वर्तनी, वर्तनी यानी लेखन की शुद्धता, जिसे हम वर्तनी बोलते हैं, तो वहाँ भी यही होगा कि पहले अक्षरों का निर्माण बच्चों को करवाया जाएगा कि अक्षर की बनावट कैसी है, आकार कैसा है, वो उनको बच्चा सीख जाएगा। और जब उसको शाबाशी मिलेगी कि शाबाश बहुत अच्छा काम किया तूने, तो फिर टीचर जो है उसको शब्द बनाने के लिए देगा, छोटे छोटे शब्द बनाने के लिए देगा, 2 वर्णों के, 3 वर्णों के, 5 वर्णों के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्तनी के अंदर भी याद करते समय क्या है कि ये जो सिद्धांत है इसकी उपयोगिता है। आगे देखिए, उपयोगिता में अभिप्रेरणा को महत्व देता है, ये अभिप्रेरणा मिलती है और आवश्यकता पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है, अभिप्रेरणा होगी तभी हम कार्य करेंगे। चूहे को भोजन मिला, बच्चे को टॉफी मिली, चॉकलेट मिली, तभी वो दुकान से जाकर आपके लिए सामान लेकर के आएगा। तो उसको प्रेरणा स्वरूप आपने पुनर्बलन दे दिया, वो प्रेरणा के रूप में आपने उसे चॉकलेट दी है। चूहे को भी प्रेरणा के रूप में भोजन मिला है और बार बार उसने लीवर को दबाई और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया और उसने सीख लिया, उसे अधिगम हो गया। इसी तरह से आवश्यकता पर भी बल देता है कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके लिए हमारी आवश्यकता होती है, बिना आवश्यकता के कुछ नहीं हो सकता है। आप ये क्लास मेरी देख रहे हैं तो अभी भी आपको आवश्यकता है, आप मनोविज्ञान विषय को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं या किसी और टीचर की क्लास आप देख रहे हैं, तो आप क्यों देख रहे हैं, आप समय क्यों खराब कर रहे हैं अपना? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मनोविज्ञान विषय जानना है और आपको 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड जो भी आप एग्जाम देते हैं शिक्षक भर्ती के, उन सभी में अनिवार्य रूप से मनोविज्ञान आपको पढ़नी पड़ती है। तो आपकी आवश्यकता है, इसीलिए आप ये काम कर रहे हैं, आप जो है घंटों बैठ करके स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा और आवश्यकता के ऊपर बल देता है। आगे देखिए, कंप्यूटर शिक्षा में भी क्या है ये सिद्धांत उपयोगी है। मैंने आपको शुरू में बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी काम करते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से आपको पहले इनपुट देना पड़ता है, उसके बाद में कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है और आपको परिणाम जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा के अंदर भी जो कंप्यूटर शिक्षा के जो जिनका बैकग्राउंड है विद्यार्थियों का, वो इस बात को समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो आपको टाइप करके प्रोग्राम बनाना पड़ता है और प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं तो आउटपुट के रूप में वो प्रोग्राम आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा में भी क्या है, ये सिद्धांत जो है उपयोगी है। आगे देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए। अनुदेशन शब्द का मतलब क्या है? अनुदेशन का मतलब है ऐसा शिक्षण जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि शिक्षक जो है करंटली एट प्रेजेंट उपस्थित नहीं हो, उसे अनुदेशन बोलते हैं। जैसे अभी मैं जो है इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिसे मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तब आप इसे देखेंगे तो उसे आप अनुदेशन कह सकते हैं। या फिर पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होता है, आपके पास निश्चित किताबें, निश्चित नोट्स आपके घर पर भेज दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप टीवी पर या कोई स्पेशल चैनल है, उस चैनल के माध्यम से या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है हमारी वीडियो लेक्चर को देखिए और स्टडी कीजिए। यानी कि शिक्षक एट प्रेजेंट उपस्थित नहीं होता है, विभिन्न आईसीटी माध्यमों से शिक्षक जो है टीचिंग कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुदेशन बोलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन जो है विद्यार्थियों, ये जो विचार है ये 1954 में आया था, आपको पता होना चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन, हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे इसको, 1954 में ये विचार आया था अभिक्रमित अनुदेशन का। यानी कि टीचर को क्लासरूम में या बच्चों के पास उपस्थित होना जरूरी नहीं है, बच्चों को जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और बच्चे उस स्टडी मटेरियल को पढ़ करके और लास्ट में क्वेश्चन आंसर लगाएंगे और क्वेश्चन आंसर लगा करके जो है अपना जो उन्होंने सीखा है उसका परिणाम जान लेंगे। इसी को बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। स्किनर के द्वारा ही जो है ये अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है दिया गया था, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी आपको ये मैंने बता दिया है कि एक्चुअल में अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। जो अभिक्रमित अनुदेशन जो एक नियम है, एक सिद्धांत है, ये भी आपके क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों अपना स्किनर का सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पूर्ण रूप से डिटेल में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या करें, मैं कोई भी चीज़ ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ स्किप हो, कोई भी चीज़ छूटे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए अधिगम के सिद्धांत को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार।